कई बार पढ़ाने में इतना ज़्यादा मग्न हो जाया करता हूँ कि भूल जाता हूँ कि आपसे पूछ लूँ कि हाल-चाल क्या है और आवाज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इस आभासी दुनिया में जुड़ने के कई फ़ायदे हैं, कई नुकसान भी है और उसमें एक नुकसान यह भी है कि समय-समय में याद कराना पड़ता है और आपसे पूछना पड़ता है कि हाल क्या है जनाब का, ना? चलिए, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहले क्लास प्रश्न को फिर से ले लेते हैं। हम बात कर रहे थे मां की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, अब यहां पर प्रश्नों में सही जवाब आपको ढूंढ के देना है और सही जवाब इसका क्या होगा? सरोज स्मृति होगा। 1935 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री के मरणोपरांत एक हिंदी का शोक गीत लिखा। शोक गीत के रूप में यह रचना लिखी गई है। और इसके अलावा 1936 में राम की शक्ति पूजा लिखी गई। 1936 में राम की शक्ति पूजा लिखी गई और 1935 में सरोज स्मृति लिखी गई। सरोज स्मृति एकमात्र हिंदी का शोक गीत है जो इतना चर्चित है और राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई। दरअसल निराला का जो जन्म हुआ वो बंगाल में होता, पिता जिनके बंगाल में रहते थे, तो इनके पूरे लेखन में एक बंगाली छाप मिलेगी, बंगाल का प्रभाव दिखता है। और इनकी जो कर्म भूमि है वो उत्तर प्रदेश है। इनके माता पिता, इनकी पत्नी, ये सब उन्नाव के रहने वाले थे, गढ़ा कोला के। तो जब ये बंगाल से गढ़ा कोला उन्नाव आते हैं तो हिंदी सिखाने का काम बहुत कुछ इनके पत्नी के द्वारा किया जाता है। मनोहरा देवी जो थी वो हिंदी की अच्छी विदुषी थी, अच्छी जानकार थी, तो उन्होंने ही निराला को हिंदी बहुत कुछ सिखाई। तो इनकी रचनाओं में, हिंदी की रचनाओं में उनका बड़ा योगदान था। और बंगाली जो भाषा है, उसका जो साहित्य है, निराला की रचनाओं पर उसका बड़ा प्रभाव था। तो बंगाली का जो रामायण है, कृतिवास रामायण, उस रामायण का राम की शक्ति पूजा पर प्रभाव है। तो ये भी है। यहां एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राम की शक्ति पूजा में राम कौन है? तो जो सरोज स्मृति है उसमें स्वयं की व्यथा उन्होंने लिखा है और राम की शक्ति पूजा में जो राम है, कई बार निराला अपने आप को उस स्थान पर रख के काव्य पंक्तियों को रचते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि सरोज स्मृति जो है ये 1935 में है और ये किस संकलन में है, किस संग्रह में है? तो अनामिका में है। किसमें है? अनामिका में है। तो जो निराला जी हैं, निराला जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में अनामिका का 2 बार होता है, 1923 में और 1938 में। इसका 2 बार ये आती है। पहला जो इसका संस्करण है 1923 में आता है और दूसरा 1938 में आता है। इसके अलावा परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये इनकी कविताएं हैं, संकलन है। सबकी डेट याद रखिएगा। इन चारों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनका क्या पूछा जाता है? चारों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं, पूछ देख लें भाई क्या कमेंट कर रहे हैं। सर ये हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में बीएड पासिंग ईयर गलत भर गया सर, प्लीज मुझे बता दीजिए कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करूं। कोई बात नहीं है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए और उस एफिडेविट को लगवा दीजिएगा
पहली चीज, अपने से मत एफिडेविट दिखाइएगा, ना ही अपने से बताइएगा कि गलती हुई है। कई बार वो गलती नहीं पकड़ में आती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ में आ जाए तो एफिडेविट दे दीजिएगा कि गलती हो गई थी फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या फिर से आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, तभी थैंक यू बोला प्रीति दी ने। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अनामिका की। अनामिका, अच्छा, इनकी रचनाओं का क्रम याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का जो क्रम है वो याद रखना है। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है तो किस क्रम में रचनाएं लिखी गई। देखिए कौन कौन सी है। पहले आएगी अनामिका, फिर क्या आएगी? परिमल। परिमल एक साहित्यिक समूह भी था जो कि इलाहाबाद में बनाया गया था, और एक परिमल इनका संग्रह भी है। गीतिका, गीतिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। ठीक है, ये रचनाएं हो गई। अब इसको क्या कर लीजिए, क्रम में कर लीजिए। इसके अलावा जो कुछ और महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जैसे सरोज स्मृति 1935 की है, राम की शक्ति पूजा 1936 की है, तोड़ती पत्थर बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जूही की कली 1916 की बहुत महत्वपूर्ण कविता है, पहली मुक्त छंद की कविता माना जाता है, संध्या सुंदरी बहुत महत्वपूर्ण कविता है, और पंचवटी प्रसंग भी एक महत्वपूर्ण कविता है निराला जी के द्वारा। अब इन रचनाओं को कैसे क्रम में याद रखेंगे? देखिए यहां पर याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुत ही निराला व्यक्ति था। ठीक है, तो एक बहुत ही निराला व्यक्ति था ट्रिक के माध्यम से। तो वो क्या करता है कि उसकी पहली बार अनामिका नामक लड़की से मुलाकात होती है। तो अनामिका नामक लड़की से जब उसकी मुलाकात होती है तो वो कहता है कि चलो तुम्हें हम परिमल नामक समूह में शामिल करवा देते हैं। तुम इलाहाबाद में एक साहित्यिक समूह है परिमल, जो कि छायावाद के बरस चल रहा था, मतलब छायावाद के साथ साथ चल रहा था। तो चलो तुमको उसमें शामिल करवा देते हैं। तो अनामिका को निराला जी कहां ले जाते हैं? परिमल में शामिल करवाने के लिए ले जाते हैं। और वहां पर क्या होता है कि वो जो अनामिका नामक लड़की थी वो गीता पढ़ने लगती है तुलसी के बगल में, और वहीं पर एक कुकुरमुत्ता जामा था। कुकुरमुत्ते को क्या करती है? उखाड़ के फेंक देती है, साफ सफाई कर देती है। तो निराला जी क्या करते हैं? अनामिका को ले जाते हैं परिमल ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन ये परिमल में जाकर गीता पढ़ने लगती हैं तुलसी के चबूतरे के बगल बैठकर, और तुलसी के चबूतरे के आसपास जो भी कुकुरमुत्ता निकल पड़ा था उसको वो छां से उखाड़ के फेंक देती हैं। तो इस तरीके से याद रखना है कि निराला अनामिका को परिमल में ज्वाइन कराने के लिए गए, वहां पर वो परिमल ज्वाइन न करके गीता पढ़ने लगती हैं तुलसी के चबूतरे के पास में बैठकर, और तुलसी के चबूतरे के पास में जितने भी कुकुरमुत्ता उगाए थे उनको उखाड़ के फेंक देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ये इनका क्रम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी डेट याद रखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे अनामिका की डेट याद रखिएगा कि एक अनामिका नामक लड़की है जिसकी उम्र कितनी है? 23 साल की है, 23 है। तो इस तरीके से ये याद रहेगा। बाकी जो गीतिका है, ठीक है, गीतिका वो अनामिका से बड़ी है, 1936 में आती है। ठीक है, गीतिका क्या है? लोग गीता उता पढ़ना कब चालू करते हैं? जब वो 35-36 साल के हो जाते हैं, 30 प्लस हो जाते हैं, 36 साल के हो जाते हैं, तब लोग गीता पढ़ना चालू करते हैं, और 23 के उम्र में अनामिका को खोजते हैं। ठीक है, किसी का नाम अनामिका हो, बुरा मत मानिएगा। और फिर वो तुलसी की पूजा कब चालू करते हैं? जब 38 साल के हो जाते हैं, यानी कि 1938 में जब वो क्या हो जाते हैं? अनामिका की पूजा करने लगते हैं। और कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता कब की रचना? 1942 की है। तो डॉक्टर कह देता है कि भैया ऐसा है कि आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो गई है, तो विटामिन बी 12 को बढ़ाने के लिए लोग कुकुरमुत्ता खाते हैं, जिसको कुकुरमुत्ते को एक और नाम दिया जाता है जिसकी सब्जी बनती है, बताइए क्या कहते हैं उसको? मशरूम। तो लोग 42 साल के जब हो जाते हैं
तो क्या शुरू कर देते हैं, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम खाना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से जोड़ के याद रखेंगे कि 23 साल में अनामिका को खोजते हैं। क्यों अनामिका को खोजते हैं कि चलो तुमको परिमल ज्वाइन करा दूं 1930 में। फिर क्या करते हैं कि वही लोग 36 साल के जब हो जाते हैं तो गीता पढ़ने लगते हैं। 38 साल में फिर तुलसी की तरह चबूतरे पे बैठ जाते हैं या तुलसी की पूजा करने लगते हैं। और फिर 40 साल की जब ओवर होते हैं, 42 साल में पहुंचते हैं, विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है और कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम खाने लगते हैं। तो 42 साल में क्या खाते हैं, मशरूम 1942। गीता कब पढ़ते हैं, 36 साल के जब हो जाते हैं। तुलसी का चबूतरे में पूजा उजा कब चालू कर देते हैं, तो गीता पढ़ने के बाद चबूतरे में पूजा करेंगे 1938 में। और 23 साल की नई नवीली उम्र में तो अनामिका को ही खोजते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह से। दूसरी चीज ये है कि सभी रचनाओं में आपको 1 साल का अंतर मिलता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे 1942 और 1943, 1942 और 1943, तो यहां पर हिंदी साहित्य में ये आपको डेट में बहुत अंतर मिलेगा। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। कारण ये है कि अलग अलग पुस्तकों में 1 साल का अंतर मिलता है। तो यहां पर कोई भी कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं है। बहरहाल कुकुरमुत्ता की जो एक्चुअल सही डेट है वो 1914 है, 1942 है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तो और मजा आ जाए। शुरू करते हैं। तो सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, देवकी नंदन खत्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? चलिए, दरअसल जब हम भारतेंदु युग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भारतेंदु युग की बात करते हैं। भारतेंदु का जो जन्म है वो 1850 में होता है और 1885 तक जीवित रहते हैं। तो इस दौर में इनके जन्म के 7 साल बाद भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। कब होता है? 7 साल बाद, यानी कि 1857 में। तो एक इनकी डेट कैसे याद रखनी है कि इनके जन्म के 7 साल बाद भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में। और भारत में नवजागरण की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है, 1857 के आसपास से होती है। ठीक है, तो जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये यहीं से कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि 1850 से भारतेंदु की शुरुआत हो जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य की सभी नवीन विधाओं पर रचना किया। जितनी भी नवीन गद्य विधाएं हैं सब पर लिया, इसीलिए इनको गद्य का पितामह कहा जाता है और कई विधाओं का जनक भी कहा जाता है। तो जैसे एक विधा है यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा वृत्तांत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई लिखे हैं और उन यात्रा वृत्तांतों में लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा इत्यादि इन्होंने लिखा है। ठीक है, बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक हैं और निबंधकार हैं। देवकी नंदन खत्री एक उपन्यासकार हैं और रामविलास शर्मा इतिहासकार के साथ साथ एक आलोचक है, मार्क्सवादी। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? ध्यान रखिएगा, देखिए इसका नाम ही क्या है, नाम क्या है इसका? घुमक्कड़ शास्त्र है। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप सब बताइएगा कि घुमक्कड़ त्रयी में कौन कौन लोग आते हैं? कमेंट करके आप बताइएगा। घुमक्कड़ त्रयी, फटाफट बताइए। चलिए, तो दरअसल हिंदी
यात्रा साहित्य के पितामह कौन माने जाते हैं? तो हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन। यहां आया है जवाब नीलम जी ने दिया है नागार्जुन, अज्ञे और राहुल। ठीक है, नागार्जुन, अज्ञे और राहुल, जिनको घुमक्कड़ त्रयी में रखा जाता है। ठीक है, अब यहां बात करेंगे कि पितामह है ये, इनकी जो यात्रा वृत्तांत है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राहुल यात्रावली, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास। तो ये है, तो ये कुल मिलाकर यात्रा विधा में लिखी गई रचना है और ये महत्वपूर्ण है। तो एक रचना यहां पर आपको मिलेगी सांध्य काकली। रचना का नाम क्या है? सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? बहुत महत्वपूर्ण है। सांध्य काकली महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सांध्य काकली बहुत महत्वपूर्ण है। और सांध्य काकली जो है ये 65 गीतों का संग्रह है। कितना है? 65 गीतों का ये संकलन है। 65 गीतों का ये संकलन है। क्लियर है? तो सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 गीतों का संकलन है। और ये रचना किस सन में आती है? तो सन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह इनका अंतिम संकलन है। सांध्य काकली यानी कि सांझ जो है वो खत्म होने वाली है। ये 65 गीत इसमें निराला ने लिखा था और इसमें 65 साल उम्र भी इनकी थी उस समय, ध्यान रखिएगा। तो जितने साल के थे उतने गीत भी इसमें उस समय थे और इसे इनका अंतिम काव्य संग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इनका अंतिम काव्य संग्रह कहा जाता है। निराला जी को इस गीत संग्रह को लिखते समय यह मालूम चल गया था कि ये उनका जीवन अंतिम है, अंतिम जीवन के पड़ाव में वो हैं। तो निराला की अंतिम कविता कौन सी है यह भी पूछा जाता है। तो यहां पर इसी में है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये इनका अंतिम काव्य है, अंतिम कविता है और अंतिम काव्य संग्रह जो है वो सांध्य काकली है। तो दोनों आसानी से याद रखेंगे कि विष बुझा हुआ है तो मतलब बुझ गया, मतलब अंत है। इससे भी पत्र, और ये सांध्य काकली, शाम क्या होता है? दिन का अंत होता है। इससे भी समझिएगा कि ये निराला की अंतिम रचना है। ठीक है, तो दोनों से आपको याद रहेगा। यहां पर निराला की पहली रचना जरूर याद रखिएगा जो मुक्त काव्य में लिखी गई है, मुक्त छंद में लिखी गई है, जूही की कली, उसकी डेट 1916। परिमल की डेट मैंने आपको बता ही दिया था। सरोज स्मृति की डेट याद रखिएगा और राम की शक्ति पूजा की भी डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की? बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णन दास, श्याम सुंदर दास और श्रीनिवास दास। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। दुखिनी बाला, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास।
चलिए फटाफट बताइए। वेरी गुड। देखिए, हम जब नाटक की बात करते हैं तो थोड़ा नाटक के विषय में जान लें। नाटक जो है वो दृश्य काव्य है, ठीक है। दृश्य काव्य है और इसको दो भागों में बांटा जाता है। किसमें? एक तो रूपक के रूप में और एक उपरूपक के रूप में। आप लोग कमेंट करके बताएं कि रूपक के कितने भेद होते हैं और उपरूपक के कितने भेद होते हैं। तो यहां पर जो नाट्य है उसके 10 भेद माने गए हैं। नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, भाण, समकार, बीथी, प्रहसन, डिम और इहा मृग। तो इसी में एक भाग है जिसको हम क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर है। तो यहां पर हम नाटक देख रहे हैं और ये रचना किसकी है ये पूछ रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न है, दुखनी बालक बाला नाटक के रचनाकार किसने है? देखिए, तो जो दास होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? प्रभु जी के पास कब जाएंगे? दुखी भाव में जाएंगे। कब जाएंगे? दुखी भाव में जाएंगे, ठीक है। तो रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। वेरी गुड। तो कब वो जाएंगे? जब वो दुखी होंगे। तो राधा कृष्ण के पास दास जाते हैं जब वो दुखी होते हैं। इस तरह से जोड़े के याद रखिएगा। तो राधा कृष्ण दास हैं और इनके जो एक उपन्यास है निसहाय हिंदू 1890 में, बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतेंदु विरचित का पूर्ण हिंदी नाटक भी है जिसको राधा कृष्ण दास ने ही पूर्ण किया था, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या है? सती प्रताप। सती प्रताप को भारतेंदु ने पूर्ण किया था। भारतेंदु ने पूर्ण किया, ठीक है। चलिए, क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु की तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तदीय सर्वस्व। दरअसल यहां पर एक समाज की भी स्थापना हुई थी जिसका नाम था तदीय समाज। तो एक प्रश्न तो यहां पूछ लिया जाता है कि तदीय समाज क्या है और तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए फटाफट, तदीय समाज। तदीय समाज 1873 में तदीय समाज की स्थापना की गई थी। और यह क्यों की गई थी यह भी आपको बताना है। तो कई साहित्यिक संस्थाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनाई, जिसमें एक संस्था है तदीय समाज। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि तदीय सर्वस्व जो है किसके नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया था? तो क्या है? नारद भक्ति सूत्र। क्या है? नारद भक्ति सूत्र का इन्होंने तदीय समाज, सॉरी, तदीय सर्वस्व के नाम से, तदीय सर्वस्व के नाम से अनुवाद किया था। और ये कब किया था? तो इसका सन है 1874 में। और इसके बरक्स 1873 में तदीय समाज की स्थापना की जाती है। यानी इसके स्थापना के एक साल बाद उन्होंने इस नाम से इसका अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस तरह के निबंधकार हैं? तो ललित निबंधकार हैं या
रस वाले हैं या सैद्धांतिक निबंधकार हैं या ऐतिहासिक निबंधकार हैं। ठीक है, तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है, प्रश्न ये उठता है। तो इनके सारे निबंधों को हमें पहले जानना होगा कि इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। मुख्यतः ये ललित निबंध लिखते हैं। तो कल्पलता मध्यकालीन धर्म साधना कल्पलता मध्यकालीन धर्म साधना विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, ठीक है, और कुटज, कुटज साहित्य सहचर और सबसे अंत में भी साहित्य सहचर के बाद साहित्य का ही एक लिखोन लिखा आलोक पर्व। ये इनके निबंध हैं। तो सारे निबंध इनके महत्वपूर्ण हैं। ये मतलब निबंध संग्रह हैं और इस नाम से इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। तो कल्पलता मध्यकालीन धर्म साधना विचार और वितर्क विचार प्रवाह कुटज साहित्य सहचर और आलोक पर्व। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब इनको हम याद भी करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें क्या करना है, याद भी करना है। कैसे याद करना है, तो डेट के हिसाब से याद करना है। मध्यकालीन सबसे पहला जो है कल्पलता 1951 का है, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर 1972। तो कुटज का डेट आपको जरूर याद रखना है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कुटज की डेट आपको, और पहला जो इन्होंने निबंध लिखा है वो कौन सा है, 1951 में कल्पलता है। ठीक है, और सबसे अंत में जो इन्होंने लिखा आलोक पर्व, उसकी भी डेट याद रखना है 1972। यानी कि इन्होंने शुरुआत कहां से किया, 1951 से, और अंत कहां किया, 1972 में करते हैं। ठीक है, हाँ, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, एकदम सही बात है। तो यहां कल्पलता मध्यकालीन धर्म साधना विचार और वितर्क विचार प्रवाह कुटज साहित्य शास्त्र और आलोक पर्व, ये इनके निबंध हो गए। अब यहां पर देखिए कैसे याद रखेंगे इनको क्रम से। ठीक है, तो दरअसल इनका नाम क्या है, हजारी प्रसाद। देखिए आपने देखा होगा कि कई बार लंगर बढ़ता रहता है, कई बार प्रसाद बढ़ता रहता है, कोई फ्री में चीज जब बढ़ती रहती है तो लोग प्रयास करते हैं कि 1000 बार उसको ले लें। मतलब 1000 बार तो नहीं लेते, लेकिन उसको एक मुहावरे के तौर पे कह सकते हैं कि हजारों बार। तो एक गाना है, हजारों दफा देखा सिर्फ आपको, गाना नहीं याद आ रहा है क्या है, लेकिन गाना कुछ इस तरह से कि हजारों दफा देखा सिर्फ आपको। तो ऐसा थोड़ी कि 1000 बार देखा है, 2 बार देख लिया। लोग लड़ाई झगड़े में कहते हैं ना कि 1000 बार तुमको ये बात बता चुका हूं कि आज के बाद मेरे सामने बिना मेकअप के मत आना तुम। 1000 बार, फिर यहां 1000 बार आ गया, मतलब ये कि मुहावरा है। तो हमको क्या याद रखना है कि हजारी प्रसाद का मतलब कोई 1000 बार लोग प्रसाद लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं, हजारों बार लोग प्रसाद लेना चाहते हैं। तो इस आधार पर इनकी रचना को हम ट्रिक बना के याद करेंगे। चलिए, तो दरअसल मामला यह हुआ कि एक जगह प्रसाद बट रहा था। तो किस लिए प्रसाद बट रहा था, कल्पलता। जैसे आपने सुना होगा कि कल्प तरु होता है, पहला क्या था, कल्प तरु होता था, उसी तरह से कल्प लता भी होती है।
क्या होता था? कल्प तरु होता था और उसी तरह से कल्पलता। तो सबसे पहले वो प्रसाद कहां बांटा जा रहा था? हजारों बार कल्पलता के नीचे। तो कल्पलता के नीचे एक स्टॉल लगाया गया। कब लगाया गया था? तो मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकाल में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, प्रसाद बांटने के लिए कल्पलता के नीचे स्टॉल लगा दिया गया। और वहां पर लोग क्या कर रहे थे? विचार और वितर्क करके। बहुत सारे लोग प्रसाद आते हैं तुरंत ले लेते हैं, बहुत विचार करते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोग विचार और वितर्क करके आ रहे थे, लाइन में लग रहे थे, और कुछ लोग विचारों के प्रवाह में आते ही तुरंत आके लाइन में लग के प्रसाद ले रहे थे हजारों बार। फिर क्या हुआ कि वहीं पर जो कल्पलता था वो किसका पेड़ था? क्योंकि कल्पलता लिखा गया लेकिन क्लियर नहीं हो किसका पेड़ था। तो वो पेड़ किसका था? कुटज का पेड़ था। ठीक है। वहां पर बहुत सारे जो सहचर लोग हैं वो आके आराम भी करते थे। ठीक है। और वो क्या था? आलोक पर्व था। और उसी पेड़ के नीचे एक पर्व मनाया जाता था जिसे आलोक पर्व कहते हैं। क्लियर? चलिए फिर से याद करते हैं। दरअसल हजारी प्रसाद को क्या याद रखेंगे कि हजारों बार प्रसाद बंट रहा है। प्रसाद कहां बांटेंगे? कोई अच्छा सा पेड़ खोजेंगे, पीपल उपल का पेड़ हो। तो यहां कौन सा पेड़ है? कल्पलता। कल्पलता है, वहां पर कल्पलता है, उसी के नीचे एक प्रसाद का स्टॉल लगा दिया गया। जब स्टॉल क्यों लगाया गया? मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकाल में धर्म साधना के लिए, धार्मिक काम करने के लिए वहां पर प्रसाद बांटने का स्टॉल लगा दिया गया। तो वहां पर कौन आ रहा था? तो लोग आ रहे थे विचार और वितर्क करके कि प्रसाद लें कि न लें। तो लोग आ जा रहे थे और कुछ लोग विचारों के प्रवाह में सीधे में आके लाइन में लग जाते थे। वो पेड़ वास्तव में किसका था? तो कुटज का पेड़ था। और वहां पर बहुत सारे साहित्य के सहचर लोग आके आराम भी करते थे। और वहां पर एक बार साल भर में पर्व मनाया जाता था। कौन सा पर्व? आलोक पर्व। तो इस तरीके से एक कथा के रूप में हमने इनके सभी निबंधों को याद करने का प्रयास कर लिया, सभी निबंध संग्रहों को याद करने का प्रयास कर लिया। ठीक है। तो यहां पर व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज, यहां पर एक कथन याद रखिएगा, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंधों के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया। निबंधों के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। वो क्या किया? व्यक्ति की स्वाधीनता, स्वाधीन चिंता की उपज। तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर इनके जो निबंध संग्रह हो गए, कौन कौन से निबंध संग्रह हो गए? तो हो गए कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज और साहित्य सच और आलोक पर्व। अब बात यहां आती है कि इनका कौन सा निबंध संग्रह है, प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। और यहां पर जो प्रश्न आया है निबंध संग्रह कौन सा है, लेकिन यहां पूछा गया है निबंध। तो इस में जो आएगा वो अशोक के फूल आएगा। ठीक है। अशोक के फूल आएगा और ये कब आता है? 1948 में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का है? ठीक है। बाबू गुलाब राय का है। तो देखिए बाबू गुलाब राय हैं तो इनके रचनाओं को भी हम बाबू समझ के याद रखेंगे। आजकल तो आप जानते ही हैं कि बाबू किसको कहा जाता है। आजकल तो सबके बाबू होते हैं ना, लड़कियों के भी बाबू, लड़कों के भी बाबू, क्योंकि लड़के लड़कियां एक दूसरे को आजकल बाबू कहते हैं। तो यहां हम बाबू से इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं कि बाबू गुलाब राय। ठीक है। ये बाबू कैसे हैं? गुलाब देते हैं एक दूसरे को, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बाबू गुलाब राय कहते हैं। चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर, ये आपको बताना है। ठीक है।
यहां पर बताना है कि कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का है। चलिए, तो यहां हम बात करेंगे। प्रश्न क्या है, गलत लिखा है कि सही है? है, ये गलत है। इसमें आपको लगाना है का नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब यह प्रश्न सही हो गया। निम्न में कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? तो देखिए, अपने बाबू को कोई चाबुक नहीं मारता है। ध्यान रखिएगा, चाबुक अपने बाबू को कौन मारता है? बहुत ही निराले लोग मारते हैं। निराले लोग जो हैं वही मार पिटाई करते हैं, चाबुक चलाते हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाबू को मारते नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चाबुक हो गए। बाकी जो है वो कौन कौन से हैं, इनके निबंध जरूर याद रखिएगा। ठलुआ क्लब, तो सभी अपने बाबू को कहां ले जाते हैं? ठलुआ क्लब में घुमाने ले जाते हैं कि चलो बाबू, तुमको मैं क्लब में ले चलता हूं। तो बाबू को कहां ले जाते हैं? ठलुआ क्लब में ले जाते हैं। ठीक है, और वहां पर जब क्लब से लौटते हैं फिर चिल्लाते हैं, मेरी असफलताएं, असफलताएं। वो एक दूसरे को ठहराते हैं कि मेरी असफलता के पीछे मेरे बाबू का हाथ है, मतलब मेरी सोना का हाथ है। तो मेरी असफलता के पीछे किसका हाथ है? मेरी बाबू का हाथ है। तो मेरी असफलताएं मतलब बाबू गुलाब राय, ऐसे याद रखना है। मेरे मकान क्या है? मेरे मकान, कहेंगे कि मेरा मकान नहीं बन पाया, सॉरी, मेरा मकान जो है वो नहीं बन पाया। किसकी वजह से? मेरे बाबू की वजह से मेरा मकान नहीं बन पाया, क्योंकि मैं बहुत असफल रहा, उनके पीछे ही पड़ा रहा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि फिर निराश क्यों? फिर निराश क्यों? कहे ठीक है। तो जब बाबू छोड़कर चली जाती है तो दोस्त उनसे क्या पूछते हैं कि निराश क्यों हो गए हो? फिर निराश क्यों? फिर क्या कहते हैं कि मेरे दैनिकी का एक पृष्ठ, क्या कहते हैं? मेरे दैनिकी का एक पृष्ठ। कहते हैं रोकर कि मेरे दैनिकी का एक पृष्ठ थी, जब तक रोज उससे बात नहीं कर लेता था, मिल नहीं लेता था, तब तक चैन नहीं आती थी। तो कहे अच्छा ये बात है। फिर इन्होंने कहा बेटा, कुछ लोग उथले होते हैं, कुछ गहरे होते हैं, कुछ उथले और कुछ गहरे होते हैं, इसलिए अपने बाबू को सोचकर याद मत करो, रो मत। ठीक है, तो कहते हैं कि यार नहीं, तुम नहीं समझोगे, वो मेरे नापिताचार्य, ठीक है, वो मेरे नापिताचार्य से भी मिल चुकी थी और हम लोगों की शादी तय हो चुकी थी मेरी बाबू से, और प्रीति भोज की डेट भी निर्धारित हो गई थी। अब मैं उसको कैसे भुलाऊं? कहे अच्छा, प्रीति भोज की भी तैयारी हो गई थी? कहे हाँ। कहे यार, प्रीति भोज की तैयारी हुई और मैंने तो उसके लिए एक निबंध संग्रह ही लिख दिया था। मेरे निबंध, मेरे निबंध, और कौन सा? प्रबंध प्रभाकर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रबंध प्रभाकर, साथियों आपको कैसे याद रखना है मैंने बता दिया। आपको याद रखना है इस तरीके से भी, इस तरीके से जब आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। बाबू गुलाब राय को आप बाबू मानिए, बाबू सोना वाले बाबू, और सारी रचनाओं को उनसे जोड़कर याद करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। अभी अभी मैंने आपसे चर्चा करके बताया कि जो नाटक होते हैं वो दो रूपों में बांटे जाते हैं, रूपक और उपरूपक में। एक रूपक के 10 भेद, उपरूपक के 18 भेद होते हैं। यहां आपको बताया जा रहा है कि कौन सा नाटक है किशोरीलाल गोस्वामी का। फटाफट बताइए, किशोरीलाल गोस्वामी का इनमें से कौन सा नाटक है?
चलिए, यहां पर एक नाटक है जिसको हम क्या कहते हैं, मयंक मंजरी कहते हैं, मयंक मंजरी। अब यहां पर ऐसे इनको भी याद रखेंगे, किशोरी लाल गोस्वामी को। देखिए, जब तक आप हिंदी को किसी ट्रिकी वे में नहीं याद करेंगे तब तक याद नहीं होगा। देखिए, जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, यानी जितनी रचनाओं को मैं बता रहा हूं, वो आपने कभी न कभी पढ़ा है, जरूर पढ़ा है, आपने देखा भी है, लेकिन वो बार बार भूल जाता है। कोई भी अध्यापक इस दुनिया में वो किताब से ही पढ़ाएगा, क्योंकि उन्हें रचना अपने से लिखा होगा ना, और ना ही वो कोई किताब लिखेगा, लिखेगा भी तो जो लिखा गया है अभी तक उसी को नकल करके लिखेगा। कुछ चीजें भले जोड़ दे, लेकिन रचनाएं अपने से वो नहीं जोड़ सकता है। तो कुल मिलाकर जो ट्रेड है वो आपको रटना है, याद ही करना पड़ेगा। और रटने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक होनी चाहिए कि ट्रिक रटना ना पड़े, ट्रिक अपने आप दिमाग में हमारे बैठ जाए। तो चलिए, यहां पर क्या है, किशोरी लाल गोस्वामी। तो किशोरी लाल गोस्वामी को हम किससे याद करते हैं, किशोरी से याद करते हैं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी जी कुछ ऐसा। अब किशोरी को हम किशोरी से याद करेंगे, यानी कि एक ट्रिक हमने बना लिया, किशोरी का मतलब किशोरी। क्लियर है? तो चलिए किशोरी से पढ़ते हैं भैया। तो किशोरी दरअसल क्या हुआ कि किशोरी हमेशा, जैसे सारे लोग क्या करते हैं, विवाह के लिए नहीं सोचते, लेकिन किशोरियां सबसे पहले किसके लिए सोचती हैं, विवाह के लिए सोचती हैं। अब आज की किशोरियां तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए भी सोचती हैं, मैं पहले की किशोरियों की बात कर रहा हूं, किसके लिए सोचती थी, तो प्रणयनी परिणय, प्रणयनी परिणय, यानी कि वो किसके लिए सोचती थी कि उनको परिणय बंधन में बांध दिया जाए। ठीक है, किसमें बांध दिया जाए, परिणय परिणय में उनको बांध दिया जाए। होता क्या है कि वो इतना ज्यादा चक्कर में कई बार फंस जाती हैं कि उनके साथ चौपट चपेट हो जाता है। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, शादी के चक्कर में धोखा भी हो जाता है, तो क्या हो जाता है, चौपट चपेट हो जाता है। तो प्राणनी परिणय और चौपट चपेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से एक है रचना चंद्रावली, चंद्रावली। अब देखिए, यहां पर किशोरियों को चांद बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, जैसे आप कोई विरह गीत पढ़ेंगे, विरह काव्य पढ़ेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि जो प्रेम में है उसको चांद बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा शीतल लगता है। जैसे नागमती वियोग वर्णन में, तो नागमती को चांद बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा शीतल लगता है, एकदम मुलू मुलू सा लगता है। लेकिन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनका तो मन हृदय विरह में तप रहा है। तो जो प्यार में है उसी को चांद शीतल लगेगा, अन्यथा वो चांद भी क्या करेगा, ऊष्मा उष्णता प्रदान कर रहा है। चांद की रोशनी से भी, चांद की रोशनी से भी जिसका बदन जल जाए, आग लग जाए, वो क्या है, विरहणी है। तो यहां क्या है कि चंद्रावली, तो सबसे ज्यादा चांद किसको पसंद होता है, वो भी किशोरियों को पसंद होता है। तो किशोरी प्राणनी परिणय के विषय में सोचती हैं, उनके साथ चौपट चपेट भी हो जाता है, और किशोरियां जो हैं चांद को बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, यहां पर प्रेम जोगिनी है। क्या है, प्रेम जोगिनी, बताइए किसका है, मैं तेरे प्यार में जोगन बन जावा। पता नहीं गाना गाना है कि नहीं है, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रेम जोगिनी। अच्छा, अब यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये है। अब एक चीज यहां पर ये है, जहां यहां पर है प्रेम जोगिनी, तप्ता संवरण,
ये किसका है? तो ये आपके किसका है? श्रीनिवास दास साहब का है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि किशोरीलाल का कौन सा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस समय जो ऑनलाइन का दुनिया है, लोग बहुत प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत लाइव जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, आलसी हो गया उस मामले में। लाइव कम जा पा रहा हूं, सप्ताह में 1 आध दिन ही जा पाता हूं। तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी निराशा आ गई है, पेपर नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं आ रहे हैं इस तरह से। तो नहीं तो हम लोग 200-400 बच्चे लाइव देखते थे, क्लास में रहते थे, तो थोड़ा सा आनंद आता था, मजा आता था। अब बहुत कम लोग देखते हैं। एक तो ये है कि मैं रेगुलर नहीं हूं, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मेरी क्लास कब होगी। दूसरा ये है कि पेपर बहुत दूर है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक समय निर्धारित करके पर डे रेगुलर फिर से तैयारी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अब यूपी की भी परीक्षाएं आ ही जाएंगी, ईएलटी का भी फॉर्म आ जाएगा, डीडब्ल्यूएसबी में भी परीक्षाएं हैं, बीपीएससी का भी एग्जाम है। तो इस तरीके से हम लोग शुरू कर देते हैं, तो जिससे एक बार फिर से बाहर आ जाए, फिर से थोड़ी सी लहर बन जाए। तो बात करेंगे कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? बताइए। कल मैंने जो टेस्ट लिया था, उसमें इस उपन्यास से संबंधित प्रश्न भी पूछा था ना? क्या है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? पहला गिरमिटिया, ढाई घर, कर्मभूमि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला गिरमिटिया हो जाएगा। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य नाटक देखें तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? ढाई घर है। याद रखिएगा, ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है। ढाई घर है लोग, और चिड़ियाघर है, तीसरी सत्ता, असलाहा, परिशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां इसके अलावा जो नई पौध है, ये आपके बाबा नागार्जुन साहब का है। और कर्मभूमि जो है वो किसका है? ये है आपके प्रेमचंद साहब का। तो यहां पर गांधी जी के जीवन पर आधारित है, गांधी जी के प्रवास पर आधारित है, और इनको ही गिरमिटिया कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नई पौध नागार्जुन का और कर्मभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। अच्छा, तो यहां पर ये तो प्रश्न ही समझ में आ रहा है, कहां से टाइप कर दी, हमको लगता है गलत है क्या ये? हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो ये आप सब जानते ही हैं, अर्धकथानक है। किस भाषा में लिखी गई, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। बनारसी दास जैन की है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई है। और ये दोनों में है, काव्य और गद्य दोनों में मिलती है। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है, और मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हर की है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मेरी जीवन यात्रा और मेरा जीवन वृत्तांत, इस तरह से आपको कंफ्यूजन दूर करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? एक पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखा है? तो ये रामविलास शर्मा ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट। उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी ये उपन्यास 1961 में लिखा गया, और 1961 में लिखा गया। इस उपन्यास में नायिका प्रधान है, ध्यान रखिएगा, नायिका प्रधान उपन्यास है।
किस तरह का उपन्यास है? तो नायिका प्रधान। तो जिसमें जो प्रधान है, मान लीजिए पुरुष प्रधान है तो पुरुष पूछा जाएगा, और नायिका प्रधान है तो नायिका पूछी जाएगी। तो ये किस तरह का उपन्यास है? नायिका प्रधान उपन्यास है। और इसकी नायिका कौन है? तो सुषमा है। राइट आंसर सुषमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो यहां बताना है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक इनका कौन सा नहीं है। तो विष्णु प्रभाकर ने जो नाटक लिखा है उसमें हत्या के बाद, अब और नहीं, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, डॉक्टर, श्वेत कमल, सत्ता के आर पार, ये हैं। तो मैं इनके ऊपर नाटकों को बहुत बढ़िया ट्रिक से याद कराता हूं। चलिए, हत्या के बाद साथियों, अगर आपको DSSB की तैयारी करनी है, यूपी टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी ग्रेड की तैयारी करनी है, तो आप टीचर्स एकेडमी से जुड़ सकते हैं केवल व्हाट्सएप करके। हत्या के बाद, अब और नहीं, अब और नहीं, युगे युगे क्रांति, ये सब आपको भी याद करा देता हूं। कैसे याद होगा? टूटते परिवेश, टूटते परिवेश, डॉक्टर। देखिए, हिंदी में कुछ पढ़ना पढ़ाना जैसा है नहीं, जिसके पढ़ने पढ़ाने से तुरंत चीजें याद हो जाए वही अच्छा है। श्वेत कमल, श्वेत कमल, सत्ता के आर पार। चलिए याद कराता हूं आपको। दरअसल इनका नाम है विष्णु प्रभाकर। अब जैसे ही आप विष्णु को सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए। कैसी इमेज बननी चाहिए? कि कोई इस तरह से सागर है, क्षीर सागर, उस क्षीर सागर में कोई व्यक्ति जो है हमेशा इस तरीके से पद्मनाभ आसन में लेटा रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए विष्णु जी हैं और ये किस तरह से लेटे रहते हैं हमेशा, तो ये पद्मनाभ आसन में सदैव लेटे रहते हैं। बस इसी से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ये पद्मनाभ आसन में ऐसे हमेशा लेटे रहते हैं। इनका नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर है। तो दरअसल ये हमेशा इसी तरह लेटे रहते थे, तो इनकी पत्नी इनसे बहुत नाराज रहती थी। तो ये कहीं कि तुम हमेशा ऐसे लेटे रहते हो, पत्नी है अपने पति से कह रही है कि महाराज आप हमेशा ऐसे लेटे रहते हो, और अभी आपने सुना नहीं कि एक हत्या हो चुकी है। एक व्यक्ति ऐसा था, वो हमेशा सागर में लेटा रहता था और कोई आया और मार के चला गया। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप हमेशा इस तरह से पद्मनाभ आसन में लेटे रहते हो, ऐसे मत लेटा करो, क्योंकि एक हत्या हो चुकी है। हत्या के बाद कहते हैं अब और नहीं, एक हत्या हो चुकी है, अब और हत्या न होने पाए, इसलिए प्लीज नारायण इस तरह से, प्लीज तो मैं कह रहा हूं, उस समय तो संस्कृत में ही कही होंगी, कृपया कही होंगी, कृपया आप जो है इस पद्मनाभ आसन में मत लेटिए, अब और नहीं। आपने युगे युगे क्रांति, आपने बहुत युगों तक क्रांति की है, मैं मानती हूं, और आपने टूटते परिवेश को भी बचाया है, लेकिन टूटते परिवेश को बचाने के चक्कर में, युग युग क्रांति करने के चक्कर में कई बार डॉक्टर भी बुलाना पड़ गया है हमें। एक बार आप सुदर्शन चक्र चला रहे थे तो आपकी उंगली कट गई थी। एक बार आप ऐसे लेटे थे तो लेटे लेटे आपको सर्वाइकल हो गया था, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया था। तो विष्णु प्रभाकर से डॉक्टर जरूर याद रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है। तो डॉक्टर कैसे याद रहेगा? कि कोई व्यक्ति ऐसे पद्मनाभ आसन में हमेशा लेटा रहेगा एक ही पोस्चर में, तो उसको क्या हो जाएगा? सर्वाइकल हो जाएगा, और सर्वाइकल होगा तो क्या बुलाया जाएगा? डॉक्टर बुलाया जाएगा। तो हत्या के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि अब और नहीं, युगे युगे तक आपने क्रांति की, बहुत सारे परिवेश आपने तोड़े, लेकिन मुझे कई बार डॉक्टर बुलाना पड़ा। अब आप ऐसा करिए कि श्वेत कमल, देखिए जैसे ब्रह्मा जी हमेशा कमल पे बैठे रहते हैं, एक कमल ले लीजिए और उसी कमल पे आसानी से आप बैठिए और सत्ता के आर पार अपना देखते रहिए, जाते रहिए, और उसी से सब अपना मैनेज करिए। तो ये उनकी पत्नी के उनके बीच के संवाद है, तो इस ट्रिक से हम उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विष्णु प्रभाकर का कौन सा है? यहां पर डॉक्टर हो गया। क्यों डॉक्टर को बुलाते हैं? क्योंकि विष्णु जी हमेशा क्या करते हैं? पद्मनाभ में ही लेटे रहते हैं, तो डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, सर्वाइकल हो ही जाएगा ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? चलिए फटाफट बता दीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा ना आ रहा हो तो बंद कर दें, 1 घंटे हो चुका है। मजा ना आ रहा हो तो बता दे, बंद कर दूंगा मैं। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या था? और आप चाहें तो मैं और फटाफट भी करवा सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर भारत इतिहास और संस्कृति ये पुस्तक थी जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इस पे किस चीज का लगा था आरोप? नैतिकता और अभद्रता का आरोप लगा था। नैतिकता और अभद्रता का आरोप लगाकर इस पुस्तक को क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ हो गया था। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का अभियान ही छायावाद का, ये छायावाद की परिभाषा बहुत सारे लोग ने दी है। तो दरअसल एक आचार्य हुए हैं जिनको हम सौष्ठववादी आलोचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सौष्ठववादी आलोचक कहते हैं। और सौष्ठववादी आलोचक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ये सौंदर्य शास्त्र सौंदर्यवादी आलोचक हैं, सौष्ठववादी आलोचक हैं या छायावाद के आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जितनी भी आलोचना की है उस सभी आलोचना का जवाब छायावाद वाले पोर्शन में किसने दिया है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया है। तो वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का बानी छायावाद है, यह किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नगेंद्र का बहुत महत्वपूर्ण है। जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे, तो रामकुमार वर्मा का कथन है। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, शांतपुरी द्विवेदी का है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह महादेवी वर्मा का कथन है। तो छायावाद को लेकर परिभाषाएं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया था? तो ये आप सब जानते ही हैं, रीतिकाल में पद्माकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसको क्या कहते हैं? तो अब आसान सा प्रश्न आ गया है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो स्वयं की कथा जब लिखी जाती है तो उसको आत्मकथा कहा जाता है, और दूसरे का जो लिखा जाता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील लेखक साहित्य, अब यहां ध्यान रखिएगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रगतिशील कौन थे? वो रामविलास शर्मा थे। तो यहां राइट आंसर रामविलास शर्मा। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृतानिष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जल्दी से आप सब कमेंट करके जवाब देंगे, ठीक है। तो किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसके भाषा के दो रूप प्रांजल और व्यवहारिक भाषा तथा सांस्कृतिक शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी। यहां पर इतिहास जो है, इतिहास भी इनके यहां मिलेगा, प्रांजल व्यवहारिक भाषा भी मिलेगी और संस्कृतानिष्ठ शास्त्रीय भाषा भी मिलेगी। वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हमारी कास्ट क्या है? सर आपकी कास्ट क्या है? अच्छा अच्छा, कास्ट से क्या ही लेना देना है भाई, मैं तो कास्टिज्म में विश्वास नहीं रखता हूं। कास्टिज्म का अपने ऊपर कोई रोल नहीं है। हम किसी के घर कहीं भी जन्म ले लेते हैं, और क्योंकि ये हम डिसाइड स्वयं तो करते नहीं हैं, और जन्म लेने के बाद ये समाज डिसाइड करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे बात को। हजारी प्रसाद द्विवेदी लास्ट हो गया। अब बात करते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में और ब्रज में। तो ये तो यहां कोई डाउट नहीं है, खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो की मुकरियां, मुकरियां और पहेलियां किस भाषा में है?
मुकरी का मतलब क्या होता है? मुकरी का मतलब क्या होता है कि जब दो सखियां आपस में बात करती हैं, सखियां क्या करती हैं? आपस में बात करती हैं और फिर अपनी बात से वो मुकर जाती हैं। अपनी बात से जब वो मुकर जाती हैं, ये विधा जो है वो किसने शुरू किया था? तो इस विधा को शुरू किया था अमीर खुसरो ने, लेकिन भारतेंदु के यहां भी मुकरियां देखने के लिए मिलती हैं। अरे खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सगी साजन ना सखी कुत्ता। क्या कहती हैं कि खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ए सखी साजन ना सखी कुत्ता। और लिपट लिपट के वाके सोई, हो लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। मतलब आप देखिए कि किसी भी राइम पर इनके गानों को, इनकी मुकरियों को लगा सकते हैं। और लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। जाड़ा खूब आ गया है, होता है ये। तो क्या होता है कि वो आपस में बात करती है, आपस में, लेकिन जब मुख्य समय आता है तो अपनी बात से क्या होती हैं? वो मुकर जाती हैं। फिर एक सखी से क्या कहती है कि रात समय, अरे रात समय वह मेरे आवे, अब भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। ऐसा कौन करता है भाई? रात समय वो आ जाता है, चुपके से भाग जाता है, कौन है वो? कहीं कोई और नहीं, ये तारा है। गलत मत सोचना बहन मेरे विषय में, तारा की बात कर रही हूं। तो अपनी बात से कह के जब वो मुकर जाती है, उसे क्या कहते हैं? मुकरी कहते हैं। और ये किस में लिखा गया है? ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकार की कहानियां बाद, कहानियां हो गए, कहानी है, हाँ ठीक है, संग्रह है, कहानियां होगा, बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? बताओ मुन्ना। ये बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। बादलों के घेरे में, दरअसल यहां पर एक ज्ञानपीठ से पुरस्कृत लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती क्यों इतना चर्चा में आई? क्यों इनको यह पुरस्कार मिला? दरअसल 90 के दशक में इन्होंने एक लघु उपन्यास लिखा, बहुत छोटा सा उपन्यास लिखा, और उस उपन्यास का नाम आप सब बताएं, हो सकता है आपको याद हो, जिस उपन्यास की वजह से बहुत चर्चा में आई थी, कृष्णा सोबती। बताइए, फटाफट बताइए। मतलब कृष्णा सोबती कहने के बाद वो कौन सी रचना इनकी आपके जुबान पे सबसे पहले आती है? वो कौन सी रचना है? बताइए, फटाफट बताइए। अरे भैया केहू कमेंटो करबा, मजा नहीं आ रहा है, बंद कर दें। इतने मतलब ठंड लग रही है कि पानी बरस रहा है, क्या दिक्कत है भाई? जल्दी जल्दी कमेंटवा करिए भैया। हैं, एकदम सुतल हैं, एकदम जैसे हाथ वाथ चल ही नहीं रहा है जैसे। अरे ऐसे खटाखट कमेंट करिए, बताइए, जवाब दीजिए। अरे ट्रिपल सी तो सही है, ठीक है, कृष्णा सोबती राइट आंसर है, लेकिन कृष्णा सोबती कहने के बाद कौन सी रचना, इनका कौन सा उपन्यास आपके जुबान पर आ जाता है? एक रचना ऐसी है इनकी जिसकी वजह से ये साहित्य जगत में जानी जाने लगी और अमर हो गई। चलिए मत बताइए, छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? फटाफट बता दीजिए। तो देखिए, महादेवी वर्मा को यामा 1940 में लिखा गया और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इस पर इनको दिया गया था।
निहार रश्मि नीरजा सांदगी दीपशिखा सप्तपर्णा, ये इनके हैं। सप्तपर्णा जो है ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्यानुवाद किया गया है, और यामा में निहार रश्मि नीरजा सांदगीत को संकलित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यामा। क्या हो जाएगा? यामा। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि को लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, मतलब उन्होंने लक्षण ग्रंथ जो है नहीं लिखा था? तो भैया सबने लिखा, अपने बिहारी बाबू ने नहीं लिखा था, बिहारी सत्सई लिख दिया था बस। रचनाक्रम की चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? चलिए फटाफटी करवा देते हैं, आप लोग का इंटरेस्ट कम है। तो चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके दो काव्य संग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। पद्मावत लिखा गया, ये ठेठ अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। यहां पर उर्वशी, पद्मावत और कामायनी सबकी डेट परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाएगा, तो सबकी डेट आपको याद रखना है, सबकी डेट आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भ्रमर गीत नाम से सूर ने काव्य को किसने संपादित किया है? देखिए यहां पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। भ्रमर गीत एक आ जाएगा, एक आ जाएगा भंवर गीत। ठीक है, तो यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भ्रमर गीत के नाम से काव्य को जो संपादन किया था वो अपने रामचंद्र शुक्ल ने किया था। राइट आंसर हो गया। चित्रधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? चित्रधार किसकी है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। ये छायावाद के कवि हैं और नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। नाम है जयशंकर प्रसाद। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? तो रस सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो रस सिद्धांत आता है, तो यहां डॉक्टर नगेंद्र हैं और शुक्ल भी है, तो शुक्ल भी रसवादी आलोचक हैं और रस सिद्धांत इन्होंने लिखा है। यहां रस सिद्धांत न होके नाट्य शास्त्र होता तो यहां पर आपका जो भरत मुनि है वो उत्तर हो सकता था। यहां पर डॉक्टर नगेंद्र हो गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरणगुप्त ने किसकी रचना की? दरअसल मैथिली शरणगुप्त के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो आराध्य थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा कि साहित्य में बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो उपेक्षित हैं, जिनको प्रवेश नहीं मिला है, यानी कि उनपे काम नहीं किया गया, कोई रचना नहीं लिखी गई, जबकि वो उसकी काबिल थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य की उपेक्षित नायिकाओं निबंध के आधार पर क्या नाम है, मैथिली शरणगुप्त हैं, इन्होंने कई रचनाएं की, और उसी के क्रम में इन्होंने यशोधरा नामक रचना भी की है। तो इस तरीके से यशोधरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यशोधरा 1932 में लिखा गया था, इसकी डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। साक्षात रसमूर्ति उन्होंने किसे कहा है? वही जिसने इस्कलता, वियोग बेली, रसकेली वल्ली, बिहारी लीला और कोक सागर यमुना सार लिखा है, अर्थात हमारे बाबू घनानंद जी। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, निराला की है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृत काव्य की श्रेणी में आता है? चित्रधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक और आंसू। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। कौन सा काव्य जो है स्मृति काव्य के अंतर्गत आता है, यानी कि याद में लिखा गया काव्य है? तो आंसू। भाई आंसू कब आएगा? जब वो छोड़ के जाएगी और उसकी जब याद आएगी। ठीक है, तो स्मृति काव्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौमचर्य में किसका वर्णन है? तो पौमचर्य में, अब भैया देखिए, सीता भी दिया है, राम भी दिया है और भरत भी दिया है, सबका दिया हुआ है। तो पौमचर्य एक राम कथा है, राम का वर्णन है,
और पौमचरी के विषय में मैंने बहुत डीपली आपको पढ़ाया है। आपको बताना है कि पौमचरी किस भाषा में लिखा गया है, पौमचर्यु जो रचना है यह कितने भागों में विभक्त है, कितने खंडों में विभक्त है, और किस खंड का क्या नाम है, यह भी मैंने आपको बताया है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक को कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो उजाड़ ग्राम, डेजर्ट विलेज के नाम से था, जिसको उन्होंने उजाड़ ग्राम से किया। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आप चुनिए। तो भैया अब आ गया आपका ग्रामर, तो यहां पर हो जाएगा जगत धन ईस बराबरता का द, और हो जाएगा व्यंजन संधि। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया, हिंदी का पहला महाकाव्य है, जो कि 1914 में लिखा गया। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत् धन टीका तट टीका, तो क्या होता है? तत् धन टीका होता है, और राइट आंसर हो जाता है तट टीका। ठीक है, अब ऑप्शन कौन सा होगा? तत् धन टीका बराबर तट टीका, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? बहुत आसान सा प्रश्न है। तो पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न, ये सब का हो जाएगा, इनका रचना हो जाएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। चलिए, ये ग्रामर से संबंधित प्रश्न है, संकेतवाचक वाक्य का चयन करना है। प्रश्न संख्या क्या है? 41 है। चलिए, तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फटाफट बताइए। ए, बी, सी अथवा डी? चलिए मैं बताता हूं। दरअसल यहां पर संकेत करने का तात्पर्य क्या है? दीपक का घर उधर है, दीपक का घर उधर है, एक संकेत किया जा रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य है। रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से वाक्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह प्रश्न आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का भेद का सही विकल्प हो। तो यहां बताना है विशेषण का भेद का जो सही विकल्प हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है? संख्यावाचक विशेषण। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो संख्या भी है और विशेषण, संख्याएं सब विशेषण में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बच्चा जब होता है तो कजरा, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा लगा के, कजरा, कजरा जो है तद्भव हो गया, काजल होता है, कजरा होता है, कजरा में ओटा लगा देंगे, कजरौटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा। अब ये तो बहुत आसान है, कौन सा शब्द शक्ति है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे बात को कह दिया है, कोई छिपाया ही नहीं। वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। कोई दिक्कत है, कोई लक्षणा है, कुछ चीज छिपाने का प्रयास है? कोई प्रयास नहीं है, सब सीधे खुल्लम खुल्ला, अर्थात अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है, तो क्या है? आवा, दिखावा, ये प्रत्यय से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य को पहचानना है मेरे भाई, तो संयुक्त वाक्य होता है जिसमें कंजक्शन, जैसे ये और समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा गया है, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन सही। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी माहवरी एड़ी ईड़त जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यहां क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उजड़ना, तो क्या हो गया? उ, जड़ना। ठीक है, उ है।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो जातिवाचक का जो सही विकल्प नहीं है वो कौन है? क्रोधी। इसकी कोई जाति नहीं होती है, कोई जातिवाचक नहीं है। मैत्री, रुलाई और शांति ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों से उस विकल्प का चयन करिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तीक्ष्णता, क्रोध, पराया और निर्बलता। तो आपको यहां पर सही आंसर देना होगा पराया। क्या है कि इसमें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो तीक्ष्णता, क्रोध और निर्बलता है, जबकि पराया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है। वनप्रिया, सारन, पपीहा और स्वातिभक्त। ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। अब यहां पर शब्द आपका है चातक। शब्द क्या है? चातक। चातक से ही आपको यहां बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक, वनप्रिया। ठीक है, बाकी सब चातक के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प है? गए शब्द का एकारार्थी शब्द है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। तो मतलब बताना है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसको हम क्या कह सकते हैं। तो भैया जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता उसे अजर कहते हैं। एक जगह रामचरितमानस में है भी, क्या है? अजर अमर गुण निधि सुत हो। क्या लोग मानते हैं कि अजर हो, अमर हो, गुणवान हो। ठीक है, तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुर रघुनायक छो। यहां अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबोरोही, तारा घट उषा नगरी। इसमें कौन सा है? तो ये बहुत आसान सा है भैया। तो इसमें आपका रूपक है। जहां पर आरोप कर दिया जाए, उपमा उपमेय का उपमान पर अभेद रहित आरोप कर दिया जाए, रूप को का संयुक्त कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहां पर निम्न विकल्पों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? पहचानिए। मिश्र वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा आपके यहां परीक्षा में। तो भैया यहां पर है, तुम आकर अपना काम जल्दी पूरा कर लो। तो यहां एक वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर है, दोनों को तो जोड़ा है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में सही वाक्य भेद का पहचान करना है। क्या है? सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। देखिए यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो जब जब भी दो वाक्य जोड़ा जाता है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। किससे जोड़ा गया है? और कंजक्शन से, संयोजक अवयव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों के युग्म का सही अर्थ बताता है। देखिए जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट मोड में कर ले रहे हैं। साहित्य वाले को हम लोगों ने बढ़िया से स्लो मोड में किया था। तो 56 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है कि सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है। ठीक है, यहां पर आगे पीछे, आग, अंधेरा, आदत, उपाकर, पर्वत और पाप। ये जो है यहां पर अग अघ शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प जो है वो पर्वत और पाप है। तो यहां ध्यान रखना है कि अग और अघ होगा। यहां पर वो शब्द नहीं लिखा गया है, लिखा जाना चाहिए अग और अघ। क्या होना चाहिए? अग और अघ होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या होगा? पर्वत और पाप होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। कर्मधारय आपको समास यहां पर पहचानना है। तो यहां पर क्या है? चरण कमल शब्द क्या होगा? चरण कमल बंदो हरिराई। केवल आया है चरण कमल। तो चरण कमल में कौन सा होगा? तो यहां पर होगा चरण के समान कमल। ठीक है, तो यहां रूपक अलंकार वैसे हो जाएगा और इसलिए यहां पर 57 का हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे। उत्तम हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो ये 59 नंबर का प्रश्न है। यहां पर जो सही है कमसिन जो है, इसमें प्रत्यय बताना, उस विकल्प का चयन जो प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है। तो यहां पर कमसी शब्द जो है वो है नहीं है, बल्कि चढ़ान में आन है, बैठा में आ है, ठकुराई में आई है।
ठीक है, ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। उद्यमी, तो उद्यमी कौन होता है? चींटी जो होती है उद्यमी होती है, और राइट आंसर हो जाएगा आलसी, जैसे हम और आप। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, कौन फोड़ता है भाई? ए। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता है, दे सकता है, हम और आप दे सकते हैं। पढ़ाई शुरू करिए, नौकरी मिल जाएगी। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अपनी टांग उघारिए, आप ही मारिए लाज। ठीक है, बताइए भैया। तो यहां पर ये काफी मजेदार आया हुआ प्रश्न है। इसका अर्थ होगा अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। डी हो गया। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? तो बताओ भैया, जो लोग भोजपुरी और भोजपुर के रहने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बता दो जल्दी से। तो ये भोजपुर जो जिला है उसके नाम पर, यहां पर इसका नाम पड़ गया भोजपुरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो यहां पर क्या होगी? ये पहाड़ी, पहाड़ी में पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी हो जाता है, तो इसलिए पहाड़ी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मसनवी, दक्षिणी, संस्कृतानिश और हिंदुस्तानी। आप सब जानते हैं कि मसनवी शैली जो है वो फारसी की शैली है, जिसमें अल्लाह और पैगंबर और राजा का गुणगान करते को एक मंगलाचरण के रूप में किया जाता है, और इसी शैली का प्रयोग जो है वो फारसी के साहित्यकारों ने और हिंदी में सूफी कवियों ने किया है। पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर चर सब हरि मुख में लखमा चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो भैया बहुत खुश हो गई है ना, तो बहुत खुश हो गई है, क्या है? भक्ति रस तो होगा नहीं, अद्भुत रस होगा ना। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कौन सा रस हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है। सूर्य अस्त हो गया भैया, तो हम क्या करें? तो ये व्यंजना है। सूर्य अस्त हो गया है तो चलो घूमने चलते हैं। सूर्य अस्त हो गया तो चलो चाय पीते हैं। सूर्य अस्त हो गया, कक्षा चलो बंद करते हैं। एक व्यंजना है, तो यहां पर सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब अब काम धंधा बंद करिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है यार। तो ये इसका राइट आंसर प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। चलिए 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नगरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बहुत आसान सा अलंकार है मेरे भाई। कौन सा है? यहां पर रूपक है। बीती विभावरी जागी, अंबर पनघट। तो जब भी सीधे सीधे आरोप कर दिया जाए, तुलना किया जाता है तो उपमा होता है, कल्पना किया जाए तो उत्प्रेक्षा होता है, और आरोप कर दिया जाता है तो रूपक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके पाव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, तो फटाफट बता दीजिए आप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न की संख्या क्या है? 70 है। तो यहां पर क्या है कि बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ए। चलिए 71 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कमेंट बॉक्स में आप सब जवाब देंगे। बहुत आसान प्रश्न है। यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विश्व हिंदी दिवस और भारत में हिंदी दिवस को लेकर, तो दोनों की अलग अलग तिथियां हैं। कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 72 आपके सामने दिखाई दे रही है। 72 नंबर की संख्या में पूछा गया है, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना। तो भैया सर पर कफन बांधने का मतलब क्या हो गया? बलिदान देने के लिए तैयार होना। जैसे हम और आप तैयार हैं, चलिए जल्दी से नौकरी ले लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। 2 से 4 बनाने का गणित। चलिए 2 से 4 बनाने का गणित क्या है? तो 2 से 4 बनाने का गणित है मेरे भाई, वो आपको भी आता होगा। क्या आता है? धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला जिसके अंदर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नागरी लिपि किस नाम से जानी जाती है? इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नंद नागरी के नाम से भी जाना जाता है। 9वीं शताब्दी में राजा जयभट्ट का शिलालेख से इसकी शुरुआत होती है। और ब्राह्मण कौन थे? नागर ब्राह्मण कहां के थे? गुजरात के थे। उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। 75 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटाना एक कविता थी वाजपेयी जी की। तो उस कविता को याद करिएगा तो उसमें ये पंक्तियां आपको मिल जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञान समाप्त होना। अगला है हा हा उन्हें रोकना, रोकन को टोक न लगाओ तुम। तो ये 76 नंबर का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको क्या बताना है? बीपसा अलंकार है, बहुत महत्वपूर्ण। बीपसा कहां होता है? तो बीपसा जो होता है कि आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता, ये सब जो प्रदर्शित करने के लिए शब्द को दोहरा दिया जाता है, तब क्या होता है? वहां पर बीपसा अलंकार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? बीपसा अलंकार हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक्की पर छाही। बताइए कितना प्यारा है। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की पर छाही। याते सब सुधि भूली गई कर टेकी रहे पल के टारत नाही। में कौन सा रस है? अब भैया इतना मैंने सुना दिया तो रस तो आपको आ ही गया होगा। बता दो कौन सा रस है? तो यहां पर स्वाभाविक है कि निगाहें एकदम टिक गई है परछाई से। तो कौन सा है मेरे भाई? श्रृंगार रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का प्रश्न है देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो ये भी आप कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा। उर्दू के उल्टा देवनागरी लिखी जाती, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने। ये कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका सब जवाब देंगे। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 79 नंबर का प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। वास्तव में कैसे होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। सीधी सीधी बात को लिखना चाहिए। अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अलंकार मुहावरे का प्रयोग न किया जाए, रस छंद का प्रयोग न किया जाए। सीधे सीधे अभिधा में भाषा में काम होना चाहिए। तो 79 का उत्तर हो गया। 80 नंबर का प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? ये जरूर याद रखिएगा, यहां पर पूछा जाता है। 80 नंबर का प्रश्न हो गया ये। तो पाली जो है, प्राकृत, अभ्रंश, ये सब आपको याद रखना है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका राइट आंसर है। भैया ये जो गद्य है, तो गद्य वाला जो सेक्शन है इसको आप लोग देख लीजिएगा। गद्य वाला तो उतना महत्वपूर्ण है नहीं, शीर्षक निर्धारण नहीं है, अनुच्छेद भी नहीं है। संकल्प का समानार्थी शब्द है। सीधे सीधे हम लोग किस पे चले जाते हैं? 85 नंबर प्रश्न पे चले जाते हैं। संकल्प का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? उद्देश्य होगा। ठीक है। फिर 86 क्या है? और यहां पर फिर से एक दे दिया गया है ये काव्य के अनुसार। अच्छा ये भी वही है 88। हाँ, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आपको सही जवाब देना है। तो खुशी जो है वो विषाद का पर्यायवाची नहीं है। काव्य के अनुसार समय किसे खा जाता है? समय किसे खा जाता है? जो दुर्बल है। वो जो पीछे काव्य दिया गया था उसी का है। कौन सा शब्द लैटिन शब्द काग्नोस्क्रेर क्रेरे से व्युत्पन्न है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्या हो गया? कॉग्निशन से है। अगला प्रश्न है सीखना और अध्यापन के पाठ्यक्रम में सीखने के लिए किस दृष्टिकोण की चर्चा की गई है? तो यहां पर 92 नंबर का प्रश्न है किसकी की जाती है? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक की। अगला प्रश्न है जिस विद्यालय में सभी छात्र एक छत के नीचे पढ़ सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो भैया उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समावेशी विद्यालय। मतलब सब आपस में बैठ के पढ़ लिख ले रहे हैं, समावेशी कहा जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये एक देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सब इसको जानते ही होंगे। अनुच्छेद 21 के ए में आती है। निर्णय का मूल्यांकन को सूचित करता है। ये सीडीपी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पर क्या होगा? दुराग्रही व्यक्तिपूरक मूल्य। ठीक है। वृद्धि और विकास के अनुसार प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? तो प्रकृति का जो नियम है
वो है परिवर्तन। परिवर्तन शाश्वत है, ये होता ही रहेगा। 97 नंबर का है लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस आयु तक समान हो जाती हैं? तो ये आपका लगभग 7 से 9 वर्ष में दोनों की समान हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है 98 नंबर का। 98 नंबर का प्रश्न है किस प्रकार के नाटक आपदा, पीड़ा और मृत्यु जैसे गहरे विषयों का उपयोग करते हैं? चलिए फटाफट बताइए। तो यहां पर हो जाएगा त्रासदी, जिसे ट्रेजेडी कहा जाता है। और त्रासदी जो है इस पर अरस्तु का एक सिद्धांत भी है, ठीक है, पाश्चात्य सिद्धांत का अरस्तु का है। यदि अधिकतम सुधार के बाद व्यक्ति की दृष्टि से कम है तो उन्हें दृष्टिबाधित कहा जाता है। जब आप किसी भी नौकरी में जाते हैं तो आपका वहां पर विजन टेस्ट होता है, आंखों के टेस्ट होता है। तो वहां पर क्या होता है, किससे कम होता है तब आपकी दृष्टि में दोष माना जाता है। तो वहां पर 6/60 और जो 6/6 होता है, 6/6 जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएसी विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए शब्द है जो छात्रों को विदेशी भाषा का अध्ययन करने की अनुमति देता है। एलएसी का अर्थ क्या है? एलएसी का अर्थ क्या है ये बताना है। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। साथियों तो ये 100 प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। DSSB के नए बैच में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ जाइए। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। आपको दोनों चीजें मिलेंगी, आपको हिंदी भी मिलेगी और आपको जीएस पेपर 1 भी मिलेगा। पूरी तैयारी कराई जाएगी, नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, रिवीजन कराया जाएगा, डाउट्स क्लियर करवाया जा। और अगर आप यूपी से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है, तब भी टीचर्स एकेडमी की जुड़िए। और पहले प्रयास में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो जुड़िए हमसे। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में मैं पूरा प्रयास करूंगा और मैं आपके साथ लगा रहूंगा जब तक आपको नौकरी मिल नहीं जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।